Jai Hind. In today's presentation, we are going to discuss about two major investigative agencies of our country. That is, one is NIA and the other is CBI. In most of the cases, we face a dilemma, a confusion, so as to consider the operations, jurisdiction of these agencies. Do they overlap each other, or which one is the stronger one? So let us take both the agencies one by one. In case of CBI, अगर CBI की बात करें तो CBI एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है हमारी कंट्री की। यहां पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि CBI का जेनेसिस कहां से हुआ। The initiation of this agency was the Delhi's Special Police Establishment Act, जिसके रूट्स हैं हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा के। हालांकि आज भी अगर बात करें तो CBI के बैकिंग में कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। दैट इज, इट इज नॉट based on any specific statutory law. प्राइमरीली अगर देखा जाए तो तीन जगह से CBI को उसकी ताकत मिलती है। द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, द अदर वन इज लोकपाल एंड द थर्ड वन इज CVC. किस ताकत को कहां से डिराइव किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको मैंने बताया एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से मिल रही है। अगर डायरेक्टर के चुनाव की बात करें, द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर और द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, इट इज बेस्ड ऑन ए कमेटी दैट हैज बीन रेफर्ड इन द लोकपाल। तो लोकपाल के अंदर उस कमेटी का गठन या उसके मेंबर्स की लिस्ट मेंशन्ड है। दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्दर, अगर उनकी टेन्योर की बात करें तो इट इज वेरी स्ट्रेंज कि लोकपाल में उस डायरेक्टर साहब के टेन्योर के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर लिखा है तो वो लिखा है CVC में। अब विजिलेंस ये बताएगा कि डायरेक्टर की टर्म क्या होगी, दैट इज 2 years, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 5 years, साल बाय साल, दैट इज ईयर बाय ईयर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि CBI अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों के मिलने से बनकर तैयार हो रही है। फर्दर, अगर उसकी ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें तो CBI किस तरह काम करती है और कहां पे कैसा काम कर सकती है? तो बेसिकली CBI जो है दैट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से, इट इज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग द स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से स्टेट्स जो हैं उनको अपने ऊपर एक हैरासमेंट समझती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव का एक सिंबल समझती हैं। क्या ये असल में ऐसा सिंबल है या नहीं, उसको समझते हैं। CBI यूनियन टेरिटरीज में डायरेक्टली काम कर सकती है, उसको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट यूटी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर स्टेट में CBI को किसी केस को प्रोस्यू करना हो तो उसके लिए स्टेट का कंसेंट लेना जरूरी है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल और सदर्न स्टेट्स, कुछ साउथ में स्टेट्स थी, तो उन्होंने CBI को कंसेंट देने से मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ पे परस्यू नहीं करेंगे केस को, हम उसकी इजाज़त नहीं देते। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट
अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट की ऑफ कोर्स ऑल ओवर द इंडिया है और हाई कोर्ट की कंसर्न स्टेट में है, तो उस केस में जो जुडिशरी है वो स्टेट से बगैर कंसेंट लिए सीबीआई को इजाजत दे सकती है इंक्वायरी के लिए। फर्दर ऑन, इस तरह की जो भी इंक्वायरी होगी उसके लिए जो भी आम हमारे यहाँ पे जुडिशियल सेटअप है उसमें वो चीज़ परस्यू की जाएगी। मूविंग ऑन, कौन कौन से केसेस ऐसे रहेंगे जो सीबीआई टेक ओवर कर सकती है? तो बेसिकली सीबीआई इज कंसर्न्ड विद द केसेस दैट इन्वॉल्व स्कैम्स, बिग स्कैम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, दैट इज kidnapping, smuggling, terrorism, etc. And of course the cases of corruption. तो ये सारा कुछ सीबीआई देखता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें यह भी देखना ज़रूरी है कि सीबीआई की सिचुएशन क्या है, स्टेट क्या है। सीबीआई इंटरपोल के जो मेंबर्स हैं उनमें शामिल है। मतलब कहने का ये है कि भारत की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो इंटरपोल का हिस्सा है, दैट इज सीबीआई। दैट इज सीबीआई इज द नोडल एजेंसी, नोडल पुलिस एजेंसी, और फर्दर सीवीसी के असिस्टेंट भी सीबीआई को माना जाता है। तो वो असिस्ट करेगा सीवीसी को काम करने के लिए। मूविंग ऑन, दूसरी तरफ है हमारे पास एनआईए। अगर एनआईए की बात करें तो एनआईए दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ये कुछ इतनी पुरानी नहीं है। द जेनेसिस ऑफ एनआईए could be found in the aftermath of the 26/11 Mumbai attacks, that is blasts. So in 2008 a statutory law, that is NIA Act, was passed by the parliament. It was obviously the Congress government that passed that act. तो उसमें हमारे पास NIA की एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनकर तैयार करने की बात करी गई। तो पहले इसको समझते हैं कि एनआईए किस किस जगह पर काम करेगी। एनआईए एक्ट में एक शेड्यूल डिफाइंड है जहां पे ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, काउंटरफिटिंग ऑफ नोट्स, आईटी एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ रिलेटेड क्राइम्स, और भी बहुत कुछ है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इनको शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कहा गया। दूसरी ओर इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? इन सभी ऑफेंसेस को एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी, और कहां तक करेगी? भारत में करेगी, बिल्कुल भारत में करेगी। भारत के बाहर भी कर सकती है, जी हां, बिल्कुल भारत के बाहर भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर सीबीआई को देखा जाए तो दैट इज इट्स ज्यूरिसडिक्शन बहुत सीमित है। अगर स्टेट तक भी जाना हो उनको एक कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एनआईए भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो भारत के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, उनके लिए भी, ऐसे जहाज़ों पर भी एनआईए एप्लीकेबल है जहाँ पे जो रजिस्टर्ड है इंडिया में। दैट इज़ अगर एक शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है और वहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज़न सफ़र कर रहे हैं, तो उनकी भी तफ्तीश कर सकती है। फर्दर इस ज्यूरिसडिक्शन को, इतनी बड़ी ज्यूरिसडिक्शन को हैंडल करने के लिए फर्दर 2008 के एनआईए एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने की बात रखी गई। हालांकि 2019 आते आते ये स्पेशल कोर्ट्स को सेशन कोर्ट्स में उनका कोहेरेंस कर दिया गया। दैट इज स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में, दैट इज डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी सेशन कोर्ट होंगे वो ही एनआईए की इन्वेस्टिगेटिव एजेंट जो रिपोर्ट है उसको वो देखेंगे, उसको वो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी साफ करनी ज़रूरी है कि अगर कोई भी इशू दैट डील्स विद द नेचर ऑफ आवर
relations with our friendly states, that is international relations, तो वहाँ पे भी हमारे पास NIA अपनी एप्लीकेबिलिटी दिखाएगी। अगर आप एटॉमिक एनर्जी की बात करो, उनके साथ रिलेटेड क्राइम्स या ऑफेंसेस। दूसरी तरफ अगर ड्रग्स की बात करें, नारकोटिक्स की बात करें, तो उसके ऊपर भी NIA का एक इख्तियार NIA एक्ट में देखने को मिलता है। अगर डायरेक्टर की बात करें, अगर NIA के डायरेक्टर की बात करें, तो क्या ऐसी कोई कमेटी है जैसे CBI में थी जो उसका अपॉइंटमेंट देखे? तो अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द NIA is basically an affair of cabinet appointment committee, that is it is appointed by the cabinet itself in a way। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें देखना यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर CBI इंक्वायरी करे या NIA इंक्वायरी करे, तो कौन सी एजेंसी किस इश्यूज़ में इंक्वायरी करेगी, किस के लिए। तो यहाँ तक हमारे पास डिफरेंसेस बहुत साफ हैं। CBI के पास कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, हालांकि NIA एक स्टैट्यूटरी लॉ से अपनी पावर्स डिराइव कर रहा है। सेकेंडली, NIA की एप्लीकेबिलिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, अलग अलग सेग्रीगेटेड ऑफेंसेस हैं जो NIA इन्वेस्टिगेट कर सकता है, हालांकि CBI के पास इतनी विविड अप्रोच नहीं है। फर्दर, द jurisdiction of NIA is also very elaborate as compared to the CBI. What remains same is, however, that the central government has a very deliberate control over these two agencies. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी कंट्रोल रहता है इन दोनों एजेंसीज के ऊपर। सो आप ये यहाँ पे मान सकते हैं कि इनके जो ऑपरेशंस हैं, काफ़ी टाइम उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट स्टेट, both the agencies should be made independent, that is the tenure and the selection or appointment of the high administrative officers should be made independent with respect to the influence of the central government. Further, जो भी करप्शन वगैरह के केसेस यहाँ पे पनप रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, एंटी करप्शन रिपोर्ट्स हैं, जैसे संथानम कमेटी की रिपोर्ट थी, तो उन रिपोर्ट्स को कंसीडर करना चाहिए, उनकी रिकमेंडेशंस को अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। So in this presentation we have considered about the two premier investigative agencies of India, how and in what manner they consider doing their investigations over the jurisdiction that is prescribed in the different acts, and what are the shortfalls that are considered to be injurious to the well-being of these agencies and justice. I hope through this presentation all the doubts and dilemmas are solved with respect to the NIA and the CBI. What are their distinctions, what are their similarities, and what are their shortfalls? Thank you.